दोस्तों नमस्कार। कहते हैं सत्ता की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। इस तरह की कोई ताकत एक आज से लगभग 80 साल पहले एक ताकत दिखाई दी थी महात्मा गांधी एक आंदोलन में, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा व्यापक आंदोलन था। इतना बड़ा आंदोलन और व्यापक आंदोलन आज तक भारत ने कभी नहीं देखा था और आगे देख भी सकता है। समझे। आज बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अगस्त 1942 में जो महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चला गया अगस्त 1942 में, जिसे कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। क्या परिस्थितियाँ थी, किन किन परिस्थितियों में है चला गया और भारत को कैसे स्वतंत्रता दिलाई, और दिलाई तो क्यों नहीं दिलाई, इसके तहत क्या क्या हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता है किसी परिस्थिति में कि अब अंग्रेजों अब भारत छोड़ दो, अब जाने और ना जाने के बीच में कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी परिस्थितियां नहीं है। इस तरह का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन कहलाता है। अगस्त 1942 में यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। अब बात करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बात करते हैं किन परिस्थितियों में। यानी पहली बात आपको यह याद रखनी है, एक एक पॉइंट आप नोट करके चलते रहिएगा मेरे साथ। पहली बात, इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं था, यह सबसे व्यापक आंदोलन था। यह सबसे व्यापक आंदोलन था, सबसे व्यापक समझते हैं, सबसे बड़ा आंदोलन। यह सबसे व्यापक आंदोलन था, जो सबसे बड़ा अब तक कांग्रेस के जितने भी आंदोलन हुए थे उसमें यह सबसे बड़ा आंदोलन था। क्यों? क्योंकि इसमें जन सहभागिता सबसे ज़्यादा होगी, और जिस आंदोलन में भी जन सहभागिता सबसे ज़्यादा होगी वह आंदोलन धीरे धीरे एक विकराल रूप धारण कर लेगा। और देखिए यह आंदोलन किस तरह अंग्रेजों की नाक में दम कर देगा, और यह आंदोलन समझे, यह आंदोलन धीरे धीरे एक चरम रूप लेगा, और इस आंदोलन के तहत अनेक प्रकार की परिवर्तन जन्म लेगी, और यह कांग्रेस के द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतिम आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यह वही आंदोलन था जिसके तहत आपने भी सुना होगा, कभी किताबों में पढ़ा होगा, विगत वर्ष की कक्षाओं में आपने अध्ययन किया होगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। इसी आंदोलन के इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। समझे, मैंने कहा इसी आंदोलन के द्वारा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्या थी पृष्ठभूमि, क्या कहानी थी, आइए पूरा समझने की कोशिश करते हैं। समझे, पहले आपको समझाते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ जब द्वितीय विश्व युद्ध था, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक। कब तक? 1939 से लेकर 1945 तक क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार। समझे। उसके बाद इसके तहत क्या हुआ यह है कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के द्वारा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चलाया गया था। इसके लिए आपको कुछ पहले डायमेंशन समझने होंगे। उसके लिए जिम्मेदार था द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में मैंने आपको बताया, यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, उनका नाम आप जानते हैं। उनका नाम था ब्रिटिश प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड लिथगो। ये लॉर्ड लिथगो के द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि भारत से बिना पूछे, कांग्रेस से बिना पूछे यह घोषणा कर दी जाती है कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से भागीदार होने जा रहा है, बिना बताए। लेकिन देखिए मैंने कहा महात्मा गांधी कितना अच्छा वाक्य बोलते हैं, लॉर्ड लिथगो को लेकर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट देते हैं। वे कहते हैं कि भारत एक लॉर्ड कर्जन को स्वीकार कर सकता है, लेकिन लॉर्ड लिथगो को नहीं। उनकी एक किताब में मैंने पढ़ा है इस तरह का वाक्य महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। जब कहा जाता है तो समझ सकते हैं महात्मा गांधी और लॉर्ड लिथगो के बीच में कितनी वैचारिक टकराहट थी, इससे यह पता चलता है। अब बात समझने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर, यह फैक्टर जो कांग्रेस थी, मैंने कहा कि लॉर्ड लिथगो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से पूछे बिना, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय था, भारत से पूछे बिना, कांग्रेस से पूछे बिना, अन्य प्रकार के दलों से पूछे बिना भारत की द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी मित्र राष्ट्रों की ओर से सुनिश्चित कर दी जाती है। और यह कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो कांग्रेस के चरित्र पर एक प्रकार का दाग था। यह एक प्रकार की आत्मसम्मान वाली बात होती है, क्योंकि कांग्रेस से पूछा नहीं गया था। समझे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यही कारण था, ये इसकी एक पृष्ठभूमि कह सकते हैं। मैंने कहा इस आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का कोई भी तत्कालिक परिणाम नहीं था। तत्कालिक परिणाम जिसके लिए मतलब किसी लक्ष्य के लिए ले चला जा सके। लेकिन देखिएगा दूसरी तरफ आप देखिए
एक तो ये भी परिणाम था। लेकिन जब इससे पहले क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, इससे पहले महात्मा गांधी का कोई आंदोलन नहीं आया था। महात्मा गांधी का इससे पहले एक आंदोलन, इससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा। अगस्त प्रस्ताव मेरे साथ, मतलब पिछले वीडियो में आपने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव के बाद आया था क्रिप्स प्रस्ताव। और अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव, इसके तहत देखिए जो कांग्रेस थी उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और अगस्त प्रस्ताव और कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब अब कहीं ना कहीं एक आंदोलन की डिमांड उठ रही थी, एक आंदोलन की जो आंदोलन था उसकी डिमांड उठ रही थी, यानी एक जो आम जनमानस था उसके दिलों में कहीं ना कहीं मंशा थी कि एक आंदोलन चला दे। लेकिन देखिए महात्मा गांधी की इतनी बड़ी नैतिकता थी। महात्मा गांधी जब ब्रिटिशों के द्वारा युद्ध लड़ा जा रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश यानी अंग्रेज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, तो महात्मा गांधी के अंदर इतनी नैतिकता थी, वे ब्रिटिशों को, क्योंकि ब्रिटिशों को बहुत ज़्यादा मात्रा में हानि हो रही थी, वे ब्रिटिशों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे कोई भी आंदोलन शुरू करके। लेकिन देखिए कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिसके बाद हमें आंदोलन स्टार्ट करना ही पड़ा। महात्मा गांधी के द्वारा यह निर्णय लिया ही जा चुका। क्योंकि आम जनमानस कहा जाता है इस टाइम भूखमरी, अकाल और मुद्रास्फीति समझते हैं आप, महंगाई बढ़ना, इतने महंगाई के दाम आसमान छू रहे थे, यानी अकाल की स्थिति बनी हुई थी पूरे देश में इस समय। तो जो आम जनमानस होता है, आम जनमानस समझते हैं आप, एक बुद्धिजीवी जो वर्ग होता है, पढ़े लिखे लोग जिन्हें कहते हैं, उनके द्वारा महात्मा गांधी से मिलकर एक प्रस्ताव दिया जाता है कि आप कोई दूसरा आंदोलन स्टार्ट कीजिए जो ब्रिटिशों पर दबाव बना सके। यह कारण था, यानी एक आर्थिक कारण था। आर्थिक मतलब पैसे की समस्या, एक आर्थिक कारण था इस आंदोलन की शुरुआत। इस आंदोलन का कोई तत्कालिक कारण नहीं था, समझिए। और इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो द्वितीय विश्व युद्ध, यानी द्वितीय युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में ही रखी जा चुकी थी। इस आंदोलन का कोई तत्कालिक परिणाम नहीं था, समझे। यह आंदोलन का, इस आंदोलन के पीछे कई सारे फैक्टर काम करते हैं। नंबर 1 चाहे वो अगस्त प्रस्ताव हो, नंबर 2 आपका क्रिप्स प्रस्ताव हो, नंबर 3 आपका चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो, यानी इसकी आंदोलन की पृष्ठभूमि यहीं पड़ चुकी थी। पृष्ठभूमि समझते हैं आप, यह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट होने की होड़ में थे आंदोलन। क्योंकि 1939 के बाद मुझे नहीं लगता उसके बाद सबनी अवज्ञा आंदोलन जब वापस ले लिया गया था, उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा कोई भी आंदोलन चलाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आप मान सकते हैं, लेकिन वो आंदोलन नहीं था, वो सत्याग्रह था, समझे। तो इसकी अब जरूरत थी एक ऐसा आंदोलन चलाने की, क्योंकि मैंने कहा अब इस टाइम क्या हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था देश में। जैसे अकाल पड़ा हुआ था, जो आम जनमानस और यानी भारत के लोग, भारत की जनता महात्मा गांधी पर दबाव डालती है और कहती है कि आप कोई आंदोलन स्टार्ट कीजिए। और देखिएगा, और धीरे धीरे कांग्रेस की इसी समय, अभी जुलाई 1942 डेट याद रखिएगा, जुलाई 1942 में कांग्रेस की एक कार्यकारी बैठक बुलाई जाती है। कहाँ? वर्धा में, एक स्थानीय वर्धा में कांग्रेस की एक कांग्रेस थी ना, कांग्रेस की एक कार्यकारी बैठक बुलाई जाती है। कार्यकारी बैठक बुलाई जाती है, समझे। कब? जुलाई 1942 में क्या बुलाई जाती है, कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। कांग्रेस की एक बैठक बुलाई जाती है, लिख लेना आपने। और इसमें जो गांधी जी होते हैं वे ज़्यादा आक्रामक दिखाई पड़ते हैं। आक्रामक समझते हैं, यानी हिंसावादी रूप। और यहाँ तो एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू कभी कभी इनकी आलोचना भी कर देती है कि आपको इस तरह का रूप धारण करना अच्छी बात नहीं थी आपके लिए, समझे। क्योंकि जो आपके आंदोलन थे वे सारे के सारे आंदोलन अहिंसावादी थे। अहिंसावादी समझते हैं, मतलब जिसमें हिंसा ना हो, हिंसा समझते हैं आप। कांग्रेस एक कार्यकारी बैठक बुलाती है, कहाँ? वर्धा में। जुलाई 1942 का समय था वो, जुलाई 1942 का एक समय था, उसमें कांग्रेस के द्वारा एक बैठक बुलाई जाती है। और उस बैठक में जो कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे, यानी फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी बड़े आक्रामक दिखाई पड़ते हैं। और जब महात्मा गांधी बहुत आक्रामक दिखाई पड़ते हैं तो उनके द्वारा यह कहा जाता है इस बैठक में कि मैं एक नया आंदोलन स्टार्ट करना चाहता हूँ, शुरू करना चाहता हूँ। तो इनसे पूछा गया कौन सा आंदोलन है, उस आंदोलन का क्या नाम है। तो उस आंदोलन का नाम बताया इन्होंने कि भारत
अब हम अंग्रेज़ों के सामने प्रस्ताव रखेंगे, अंग्रेज़ों भारत छोड़ दो, अंग्रेज़ों, अब हम अंग्रेज़ों के सामने महात्मा गांधी के द्वारा वर्धा में जो जुलाई 1942 में बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में यह कहा गया कि अब हम भारतीय अंग्रेज़ों के सामने प्रस्ताव रखेंगे, अंग्रेज़ों हमें यह बता दो कि आप भारत कब छोड़ रहे हैं। यानी जाने और ना जाने के बीच की कोई कंडीशन नहीं है, आपको जाना ही होगा यहाँ से छोड़कर, समझे। आप यह बता दो, सबसे बड़ा व्यापक आंदोलन होने वाला था। लेकिन देखिए इस टाइम जो कांग्रेस के लीडर होते हैं, कांग्रेस के लीडर कुछ नेता थे कांग्रेस के द्वारा, उनके द्वारा मना कर दिया जाता है कि आपको कोई आंदोलन स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है, समझे। मैंने कहा महात्मा गांधी को बहुत समझाया बुझाया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी नहीं मानते हैं, वे कांग्रेस से इस्तीफा देने तक की बात करते हैं। लेकिन बाद में देखिएगा और कांग्रेस को धमकी भी देते हैं कि अगर कांग्रेस मेरा साथ नहीं देती है तो मेरे पास इतनी ताकत है, एक मिट्टी बालू भर से मैं एक बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन शुरू कर सकता हूँ। और ये बात आप जानते हैं, महात्मा गांधी का यही तो कॉन्फिडेंस था जिसने उसे गांधी से महात्मा गांधी बना दिया, समझ में आया। यानी कांग्रेस को चेतावनी दे दी गई कि अगर आप मेरा साथ नहीं देते हैं, देखिए मेरे पास उनका स्टेटमेंट है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यदि कांग्रेस मेरे इस निर्णय में साथ नहीं देती तो मैं देश भर में बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। यानी कांग्रेस से बड़ा आंदोलन कम समय में, इतना कॉन्फिडेंस महात्मा गांधी का। और देखिए पूरा जनमानस, आम जनमानस उनके साथ था। महात्मा गांधी बहुत साधारण तरीके से रह सकते थे। कहा जाता है आजकल लोग गांधी को तो पढ़ सकते हैं, गांधी विचारधारा को तो पढ़ सकते हैं, लेकिन गांधी विचारधारा को कभी भी एडोप्ट नहीं कर सकते, कभी भी एडोप्ट नहीं कर सकते। एडोप्ट मतलब अपने अंदर धारण कर लेना। लेकिन देखिए मिलजुल कर कांग्रेस के जो नेता थे मुख्य उनके द्वारा मिलजुल कर आम सहमति बनती है, और आम सहमति के बाद क्या होता है, एक कांग्रेस का अधिवेशन बुला जाता है। जो कांग्रेस का अधिवेशन बुला जाता है, मैंने कहा कांग्रेस की जो कार्यकारी बैठक बुलाई गई थी कब, जुलाई 1942 में। अब जुलाई के बाद अगला मंथ कौन सा आएगा, अगला मंथ आएगा आपका अगस्त 7 अगस्त 1942 की वो डेट थी। इसी समय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। जब कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। कितने लोगों ने, लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यह अधिवेशन बम्बई में हुआ। अब इसके बाद मैंने कहा इसके आगे की प्लानिंग की जाएगी। अब जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा वो होगा बम्बई में। कहाँ, बम्बई में। इसे हटा देते हैं। इसके बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा, अब कांग्रेस का अधिवेशन होगा 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का एक अधिवेशन होगा। कांग्रेस का अधिवेशन होगा। अधिवेशन कहाँ होगा, यह होगा बम्बई में, ग्वालियर टैंक में, बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान। यानी एक मैदान का नाम है, एक स्थान का नाम लिख लीजिए आप, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान, बम्बई के ग्वालियर टैंक। और दिमाग में से धारण कर लीजिए, कई बार पूछा गया है आपका कि जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत है वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में होती, कहाँ से होती, वह कौन सा स्थान है, तो बम्बई का ग्वालियर टैंक। कई बार पेपर में पूछा गया है। कब जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और लेकिन देखिए इसके तहत अनेक प्रकार के जो प्रस्ताव हैं पारित किए जाते हैं। और इसी समय समझे, यह प्रस्ताव जो कांग्रेस का जो प्रस्ताव था भारत छोड़ो आंदोलन वाला, यह प्रस्ताव जो भारत का छोड़ो वाला यह आंदोलन का जो प्रस्ताव था, अब प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्ताव समझते हैं हम, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट लेकर जनता के सामने आके पढ़ना, उसे बोलते हैं प्रस्ताव। रखा जाता है कांग्रेस के सामने कि अब हम पूरा एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यह प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और सरदार पटेल के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया। और इस प्रस्ताव को कांग्रेस में आम सहमति के द्वारा लाखों लोगों की भीड़ आई थी इस आंदोलन में। और यह जो मैदान है बम्बई के ग्वालियर टैंक का, यह मैदान ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना। अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। यानी ये आज भी जब लोग मुंबई में घूमने के लिए जाते हैं तो देखते हैं ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है, जहाँ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। आप भी जाइए, आप भी देखिएगा, जब आप मुंबई जाने का आपको मौका मिलेगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन था, ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन देखिएगा 7 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव रखा गया। और यह प्रस्ताव
कांग्रेस की समिति में, कांग्रेस की बैठक में, कांग्रेस के अधिवेशन में पास हो जाता है। कांग्रेस के अधिवेशन में भी प्रस्ताव रखकर पास करा जाते थे बहुमत से, यानी संवैधानिक तरीके से निर्णय लेती थी कांग्रेस कि यह आंदोलन स्टार्ट करना है नहीं करना है। लेकिन अधिकांश लोग महात्मा गांधी के साथ थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने, मैंने बताया, महात्मा गांधी का कॉन्फिडेंस अव्वल दर्जे का था। वे कहते थे कि मैं कांग्रेस से भी बड़ा एक प्रकार का आंदोलन की शुरुआत कर सकता हूँ, इतना अव्वल दर्जे का उनका कॉन्फिडेंस था। मैं आराम से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी बना सकें, समझे। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ। अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ, ये अगस्त 1942 में ये प्रस्ताव पारित हुआ। अभी आंदोलन नहीं स्टार्ट हुआ, आंदोलन की शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को सुबह 9 बजे, 8 अगस्त 1942 को। और लेकिन देखिएगा धीरे धीरे 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा एक नारा दिया जाता है। इस आंदोलन में, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन में, करो या मरो, करो या मरो, इसका मतलब समझिए, करो या मरो। यह महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था कि करो या मरो, यानी इसका यह मतलब है कि आप यह बता दो, मतलब इसका कथन का मतलब समझिए महात्मा गांधी क्या कहते हैं। बिल्कुल मेरे पास महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, वही जो महात्मा गांधी ने दिया था, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यानी कहीं भी इसका मतलब हिंसावादी रणनीति अपनाना नहीं था। मैंने वही डॉक्यूमेंट्स में थे, वही जो अब मेरे पास डॉक्यूमेंट था, मैंने उसी डॉक्यूमेंट में से वही बात पढ़ी जो डॉक्यूमेंट्स में लिखी गई थी कि यह करो या मरो को यह मतलब है कि क्या तो भारत को आज़ाद कराए जाएंगे, लेकिन नहीं तो अपनी जान दे देंगे, यह कहा गया महात्मा गांधी। इसका यह मतलब था, इसका मतलब यह नहीं था कि हिंसावादी नीति को प्रमोट करना। इसकी आलोचना भी की जाती है कुछ लोगों के द्वारा कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में इस तरह के नारे देकर यह प्रेरित किया आंदोलनकर्ताओं को कि हम हिंसा करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन देखिएगा इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, कई लाख लोग मारे गए इस आंदोलन में, समझे। लेकिन ब्रिटिशों को बहुत क्षति पहुंचती है इस आंदोलन में। यह आंदोलन मैंने कहा बहुत व्यापक आंदोलन था, अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन क्या भारतीयों को स्वतंत्रता मिली? क्या नहीं मिली। क्यों? यह आंदोलन, इसके बाद क्या होगा, अभी तो मैं आपको 8 अगस्त की बात बता रहा हूँ। 8 अगस्त 1942 को आंदोलन स्टार्ट हुआ। अगर आपसे यह पूछे कि यह आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 8 अगस्त 1942 एक फिक्स डेट है। यह पूछा जाए आपसे कि 7 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, तो 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? बम्बई अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन में क्या रखा गया था? बम्बई अधिवेशन में देखिए क्या जो प्रस्ताव रखा गया था, उसमें कहा था कि हम एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत करना चाहते हैं महात्मा गांधी के द्वारा। प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल के द्वारा। इनके द्वारा प्रस्ताव पारित, और कांग्रेस की जो अधिवेशन था इसमें लाखों लोगों की भीड़ होती है और यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। और जैसे ही यह प्रस्ताव पारित होगा तो 8 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए इसमें बढ़ चढ़कर अनेक प्रकार के लोग हिस्सा लेंगे, ऐसे वैसे नहीं। इस प्रस्ताव जो यह प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा रखा गया था बैठक में, अधिवेशन में जो प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव के तहत यह बात कही गई थी, तो जितने भी छात्र होंगे वे सब इस कांग्रेस के प्रति हमेशा निष्ठावान बने रहेंगे, और जितने भी पूंजीपति लोग होंगे ये भी कांग्रेस के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे, और इनको हमेशा कांग्रेस का साथ देना होगा। और जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। इस तरह की बातें कही गई थी। और लेकिन देखिएगा हर प्रकार का वर्ग इस आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यहाँ तक कि मुस्लिम लीग भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है इस आंदोलन में। मुस्लिम लीग नहीं, कुछ मुस्लिम नेता, समझे। तो भारत छोड़ो आंदोलन, यह भारत छोड़ो आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, मैंने कहा जितने भी आपके प्रश्न होंगे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे तो इसे एक सिस्टमेटिकल फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, क्रम वाइज। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, कभी स्टार्ट हुआ, तीसरी लाइन ये, चौथी लाइन ये, पांचवी लाइन ये। जैसे ही आप लाइन टू लाइन लिखने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर एक नई भाषा का विकास होगा। और भाषाएं बनाना बहुत ज़्यादा कठिन काम है, भाषाएं एक दिन में नहीं बनती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये तो कोई यार, ये तो कोई भी लिख दे, अगस्त 1942, 7 अगस्त, ये तो क्या है। मैंने कहा एक भाषा का इस्तेमाल करो, समझे। वह भाषा जो आपको पसंद नहीं है वो आपको लिखनी ही होगी, यह कड़वा सत्य है, समझे। ऐसा करने से क्या होगा, जिस लाइन को अपने हिसाब से लिखेंगे आपको लंबे समय तक याद रहती है वो। लेकिन देखिएगा 8 अगस्त 1900 को तो यह आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। लेकिन 9 अगस्त 1942 को जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है।
ऑपरेशन का मतलब यह है, अब सरकार की खतरनाक तरीके से आलोचना की जा रही थी। इस जो आंदोलन था ना, ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने सरकार की जमकर आलोचना करी, और जैसे अनेक प्रकार के नेताओं ने जमकर आलोचना करी, अलग अलग क्षेत्र में यह आंदोलन फैल गया, इसकी शाखाएं अलग अलग क्षेत्र में फैल गई। लेकिन देखिएगा 9 अगस्त 1942 को जो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी सरकार समझते हैं, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन जीरो। ऑपरेशन जीरो पूछा जाता है आपसे, ऑपरेशन जीरो कब चला गया था? 9 अगस्त 1942 को चला गया था। क्या था ऑपरेशन जीरो में? आइए देखते हैं ऑपरेशन जीरो। ऑपरेशन जीरो ऐसे लिख देते हैं, जीरो हिंदी में लिख लीजिएगा आप। ऑपरेशन जीरो चला जाता है। इस ऑपरेशन जीरो के तहत जितने भी कांग्रेस के मुख्य नेता थे, जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग क्षेत्र में, जिनकी भी शाखा बनाई गई थी कांग्रेस, इन पर जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक बहुत बड़ी आकस्मिक घटना होने वाली थी। और देखिए कांग्रेस के जितने भी मुख्य लीडर थे, सारे मुख्य लीडर को कांग्रेस के अंग्रेजी सत्ता के द्वारा ऑर्डर आता है। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस इतने कार्यकर्ता थे, भारत के लोगों को जेल में रखने के लिए जगह नहीं थी, इतने आंदोलन में लोग जुड़े हुए थे, समझे। ऑपरेशन जीरो के तहत जितने भी कांग्रेस के मुख्य नेता थे, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है ऑपरेशन जीरो के तहत। आप लिख भी सकते हैं साइड में, ऑपरेशन जीरो के तहत कांग्रेस के सभी मुख्य नेतृत्वकर्ता या मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप लिख सकते हैं कांग्रेस के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद बताइए सर क्या हुआ? उसके बाद कहानी कुछ इस तरह हुई। आइए देख ली, कभी कभी ये आपसे ये भी पूछ लेता है किसे किसे कहाँ कहाँ कौन सी जेल में रखा गया। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू और महादेवी देसाई। 4 नाम बताए मैंने आपको, लिख लीजिए आप कॉपी में। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और महादेवी देसाई, इन्हें रखा जाता है आगा खां की, पुणे की आगा खां जेल में। पुणे की आगा खां जेल में एक प्लेस है, एक स्थान है, यहाँ पर रखा जाता है महात्मा गांधी को, इन व्यक्तियों को। आप नाम लिख सकते हैं जिनका मैं नाम आपको बता रहा हूँ। सारी डेट और सारे टाइम आपको याद रखने हैं सब, समझे। इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं रखना, इसे ही बार बार रिपीट कीजिए। मैंने कहा सबको जेल में डाल दिया गया। कौन से ऑपरेशन के तहत? 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो चलाया गया। ऑपरेशन जीरो के तहत कांग्रेस के जितने भी मुख्य नेता थे सबको जेल के अंदर घुस दिया गया। लेकिन देखिए जैसे महात्मा गांधी कोमा सरोजिनी नायडू, कोमा कस्तूरबा गांधी, कोमा महादेवी देसाई, इनको रखा गया पुणे में, पुणे के आगा खां स्थान पर। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू को पटेल, सरदार पटेल लिख सकते हैं आप, पटेल कोमा मौलाना अब्दुल कलाम कोमा आसफ अली जैसे कार्यकर्ताओं को अहमदनगर, कहाँ? अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। कहाँ? अहमदनगर दुर्ग में, अहमदनगर दुर्ग में रखा गया, समझे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद और अरुणा आसफ अली, ये सभी मुख्य नेता थे जिनको कहाँ रखा गया? अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। ऑपरेशन जीरो के तहत अंग्रेजी सरकार की इतनी आक्रामक नीतियाँ थी उनके तहत, और इन पर जो नियम लगाया गया, इन पर जो धारा लगाई गई,
NSA कानून लगाया गया इन पर। NSA समझते हैं? NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का हवाला देकर और इन सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को पहली बार अवैध संस्था घोषित कर दिया जाता है। यह इस प्रकार की कोई पार्टी ही नहीं रही जो कांग्रेस थी। मैंने कहा इन पर किसका हवाला जाए, आप लिख सकते हैं। इन सभी नेताओं पर NSA कानून लगाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का हवाला दिया जाता है, समझे। और दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं मैंने कहा अगर आप लिख सकते हैं, समझ में आया ना आपको। दूसरे नंबर पर तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद मैंने कहा देखिए जो कुछ नेताओं को पुणे में और कुछ नेताओं को अहमदनगर में रखा जाता है। अब देखिए इस आंदोलन को आगे भी बढ़ाना होगा। मैंने कहा इसमें कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया। और जैसे ही कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया, अवैध मतलब अब कभी भी जो कांग्रेस थी वो कार्य नहीं कर सकती थी। और जब कांग्रेस कार्य नहीं कर सकती थी तो अब यह होगा, जो कांग्रेस होगी अवैध संस्था घोषित हो जाएगी। लेकिन देखिएगा जो आंदोलन था वो भी स्थगित नहीं हुआ। अभी आंदोलन अपना आक्रामक रूप लेने वाला था। देखिए क्या हुआ, कांग्रेस अभी तो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मैंने कहा यह आंदोलन जो कांग्रेस का आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी जब शुरुआत हुई तो शुरुआत में यह कहा गया, इसकी शुरुआत में यानी कोई विशेष प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। जो है आंदोलन था इसमें कोई विशेष प्रकार के कार्यक्रम नहीं थे। बम्बई में जो ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने जो भी भाषण दिया था पूरा परंपरागत मांगी थी इनकी। परंपरागत मतलब यह एक ऐसा आंदोलन था जो स्वतः अंदर से प्रेरणा लेकर स्वयं आगे की ओर चल पड़ा। कोई मुख्य नेता नहीं, इसका कोई नेतृत्व करता नहीं, किसी भी क्षेत्र में नहीं। जो गांधी के द्वारा बातें बताई गई थी जो ग्वालियर टैंक में मुंबई में, उन्हीं को फॉलो किया गया। जैसे देखिए महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित करे। ये इन्हीं बातों को फॉलो करके चला गया, इन्हीं बातों को फॉलो करके। उसके बाद बताया गया सैनिक देशवासियों पर गोली चलाने से इनका जो सैनिक हैं भारत के जो सैनिक हैं वे देशवासियों पर कभी गोली ना चलाए। अब देखिए मैंने कहा भारत के जो सैनिक थे ना वे भी तो अंग्रेजी सेना में भर्ती थे, तो उनको सलाह दी गई आप कभी भारतीय जनता पर गोली न चलाएं। इसका हवाला दिया गया। आगे चलते हैं कहानी को लेकर। लेकिन और छात्रों से कहा गया आप स्कूल ना छोड़ें, जब तक जरूरी ना हो तब तक आप स्कूल ना छोड़ें। और इसी कहानी को आगे अब कहानी को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और यह आंदोलन सब प्रेरणा से प्रेरित होकर आगे की ओर चल पड़ा अपने यहाँ पे। लेकिन देखिए इस आंदोलन ने धीरे धीरे इसे अंग्रेजी सत्ता के जो हाथ पांव थे फूलने लगे और इस आंदोलन ने एक व्यापक रूप ले लिया। व्यापक रूप कैसे ले लिया? लेकिन देखिए मैंने कहा इस आंदोलन में अनेक प्रकार के, मैंने कहा ये नेतृत्वहीन आंदोलन था, इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था, कोई भी इसका नेतृत्व करता नहीं था, कोई भी इसका नेतृत्व नहीं कर रहा था। और जब इस आंदोलन ने एक व्यापक रूप ले लिया तो व्यापक रूप लेने के बाद हुआ यह है कि यह आंदोलन अपने आप स्वप्रेरणा से लेकर आंदोलन आगे की ओर चल पड़ा। समझ में आना चाहिए आप, अगर समझ में आया आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। यह आंदोलन जब आगे की ओर चल पड़ा तो इसके बाद यह हुआ, इस आंदोलन में अनेक प्रकार की हिंसा हुई। कहा जाता है आज तक इतनी हिंसा नहीं हुई थी। इसके तहत हुआ क्या, जितनी भी सरकारी संपत्तियाँ चाहे वो सड़क हो, चाहे वो अनेक प्रकार के जलमार्ग हो, चाहे अनेक प्रकार के रेलवे मार्ग हो, रेल की पटड़ियाँ हो, सरकारी भवन हो, चाहे वो टेलीफोन के ऑफिस हो, सारे के सारे जितनी भी सरकारी संपत्तियाँ थी अधिक मात्रा में नुकसान पहुँचाया गया भारतीय जनता के द्वारा अधिक मात्रा में कांग्रेसों को क्षति पहुँचाई गई। लेकिन देखिए गांधी नहीं थे इस आंदोलन में, लेकिन गांधीवादी विचारधारा को फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने होने वाली हिंसा पर एक भी शब्द नहीं बोला, यानी जरा सी भी आलोचना नहीं की। यह पहला ऐसा आंदोलन था। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं गांधी का आंदोलन ये हिंसावादी हो गया? जी नहीं, ये हिंसा नहीं, ये प्रतिहिंसा से। आप सोचिए अगर आपको कोई चाटा मारेगा आप उसको छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे आप, समझे? तो इसे आप हिंसा नहीं प्रतिहिंसा कह सकते हैं।
कौन सी हिंसा? प्रतिहिंसा। लेकिन इसके बाद देखिए इतना ही नहीं, भारत के लोग यहीं तक नहीं रुके, भारत के लोग एक कदम और आगे निकलते हैं। देखिए भारत के लोग कुछ क्षेत्र में तो भारत के लोगों का प्रभुत्व हो जाता है, पर संप्रभुत्व हो जाता है। संप्रभुत्व समझते हैं? संप्रभुत्व का ये मतलब होता है कि वहाँ से अंग्रेजी सरकार को पूरी तरह उखाड़ दिया जाता है और उन्हें साइड में कर दिया जाता है। और जैसे ही जो अंग्रेजी सरकार थी उन्हें एक तरफ हटा दिया जाता है, मतलब एक तरफ साइड में कर दिया जाता है,